Hi students. So in the previous lecture we had started a new chapter which is sexual reproduction in flowering plants और उसमें हमने जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स हैं, विच आर एसेंशियल विच आर नॉन एसेंशियल, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे और हमने एंथर की स्ट्रक्चर डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में। तो आज हम एंथर की जो स्ट्रक्चर है उसमें जो माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन है, पोलन ग्रेन्स का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, कौन सी प्रोसेस से होता है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, so let us just take a quick revision of the structure of microsporangia. Okay, so in that we had discussed कि जो microsporangia है like this, so a bilobed anther that has 4 microsporangia और हमने एक माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर डिस्कस की थी कि उसके बाहर जो लेयर्स होती हैं और जो इनर मोस्ट जो लेयर है दैट इज टैपेटम एंड द सेंटर, दिस सेंटर इज फिल्ड विद द स्पोरोजीनस टिश्यू। ओके, तो आज हमारा जो लेक्चर है वो इसी पे बेस्ड है कि इस स्पोरोजीनस टिश्यू में क्या होता है आगे। ठीक है, सो जो स्पोरोजीनस टिश्यू है दैट इज filling the center part of the microsporangium, and as the anther is being matured, so the cells which are present in the sporogenous tissue they keeps on dividing। तो यहाँ पर जो सेल का डिवीजन है वो चलता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी सेल्स बनने लग जाती है एंड एट लास्ट they will be developed into microspore mother cells, microspore mother cells or pollen mother cell, pollen mother cell। तो जैसे जैसे एंथर का मैच्योरेशन होता है यहाँ पर इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता रहता है ड्यू टू सेल डिवीजन। ओके, so this microspore mother cell now it is giving rise to the microspores। माइक्रोस्पोर्स का जो जनरेशन है इन माइक्रोस्पोर मदर सेल से थ्रू मियोसिस प्रोसेस दैट वी कॉल एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरो प्लस जेनेसिस, सो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, सो दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल it is diploid, it has 2 sets of chromosomes and by the process of meiosis, which is a reductional division, it is giving rise to the microspores, or simply we can call these microspores as pollen grains। Okay, so the pollen grains, these are generally जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, अब ये जो पोलन ग्रेन यहाँ पर बनाएंगी they will be generated in the form of a tetrad, in the form of a pollen tetrad। तो ये कैसे होगा? अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है थ्रू मियोसिस phase 1 it is giving rise to 2 daughter cells, and again by meiosis second phase, it will then be converted into 4 microspore mother cell, 4 microspores, sorry। okay, सो अब ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं यहाँ पे, these microspores they are present in the form of a tetrad। These are grouped together in the form of a tetrad and here is a callose wall। यहाँ पर एक callose wall है
बाद में ये जो पोलन टेट्राड है, नाउ दीज पोलन टेट्राड दे विल बी सेपरेटेड। अब यहां पर ये जो है ये ग्रुप में है, और इसके बाद ये जो पोलन टेट्राड है, नाउ दे विल बी सेपरेटेड। ओके, सो हियर विल बी 4 pollen grains which are produced, or 4 microspores which are produced from a single microspore mother cell. Okay, so ये जो कैलोज वॉल है, ये जो कैलोज वॉल है, ये बाद में ब्रेक डाउन होगी जैसे जैसे एंथर अपने मैच्योरेशन की स्टेज में जाएगा। ये जो कैलोज वॉल है, नाउ इट इज बीइंग ब्रोकन डाउन बाय सम एंजाइम्स एंड दीज पोलन टेट्राड, here the pollen tetrad, as यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, this is a tetrahedral structure, this is a tetrahedral structure। यहाँ देखिए बेटा, this is one pollen grain, this is one, second, third, and one is behind it। Okay, so this is a group of 4 pollen grains and the structure is the tetrahedral, that's why we call it as pollen tetrad। ओके, नाउ अब जो ये पोलन ग्रेन है यहाँ पे ये रिलीज होंगे, सो वी हैव टू रिमेंबर दैट 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल विच इज डिप्लॉयड इन नेचर, इट कैन गिव राइज टू 4 पोलन ग्रेन्स, 4 पोलन ग्रेन्स, एंड these all will be haploid, these all pollen grains will be haploid। okay, सो यहाँ पर जितनी भी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, दे विल ऑल बी फंक्शनल, दे विल ऑल बी फंक्शनल। दैट मीन्स कि सभी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, दे हैव कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 पोलन ग्रेन्स, 4 पोलन ग्रेन्स, एंड द प्रोसेस बाय विच the microspore mother cell is giving rise to the pollen tetrad, is giving rise to the microspore, then we call it as microsporogenesis। so this is the whole mechanism of microsporogenesis। और यहाँ पर जो process use हो रही है, जो cell division use हो रहा है, that is the meiosis। so we can call that microsporogenesis is the process by which a microspore mother cell can give rise to the microspore by meiosis process, that we call as microsporogenesis। okay, so now we discuss here the structure of a pollen grain। So this pollen grain, it has the outer covering which we call as sporoderm, sporoderm। so here is pollen grain structure। this pollen grain is actually has 2 layers, it has 2 layers। the outer one we call as exine, like this is the structure of a pollen grain। here we can see the outermost covering or wall of pollen grain is called as sporoderm, and this sporoderm, it has 2 layers, it has 2 layers। the outer one is the exine and internal layer is known as exine। so you can see here, this one is the exine layer and this one is the intine layer, this one is the intine layer। okay, now this exine layer, it is consisting of a specific very resistant organic substance which is sporopollenin, which is
स्पोरोपोलिनिन। तो स्पोरोपोलिनिन की ये लेयर बनी हुई होती है एंड दिस स्पोरोपोलिनिन इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट रेजिस्टेंट organic substance and it cannot be degraded by any enzyme, by any acid, any alkali, or at high temperature. They cannot break this layer which is made up of sporopollenin. That is why it is considered to be the most resistant organic substance and it can withstand any enzyme, any acid, any alkali and any high temperature. So it is not degraded by presence of these. Okay, so that is why this is the most resistant organic substance. And लेट मी रिमाइंड यू कि जो स्पोरोपोलिनिन है ये स्पोरोपोलिनिन कहाँ से बनता है? दिस स्पोरोपोलिनिन अगर आपको याद हो तो दिस स्पोरोपोलिनिन इज secreted by the tapetum layer which is the innermost layer, by tapetum layer which secrete this sporopollenin substance. Okay, so this is the function of the tapetum, right? Now this intine, the internal layer, this is made up of cellulose and pectin. Now you can see here in the diagram कि जो ये outer layer है, this exine layer, it is not continuous. You can see here there is some gap like this. There is some gap. अब ये जो gap है इसमें जहां पर कि ये exine present नहीं है, जहां पर ये exine layer present नहीं है, there is no sporopollenin in the gap. So that we call as germ pore. So if it is a circular one then we call it as germ pore, and if it is elongated, if the gap is elongated then we call it as germ furrow. Okay, so simply it is the gap where the exine layer is absent. Here exine layer is absent, right? Okay, चलिए अब ये germ pore यहाँ पे क्यों है? germ pore का काम यहाँ पे क्या है? क्यों ये लेयर कंटिन्यूस लेयर नहीं है लाइक दैट ऑफ इंटाइन लेयर? सो द रीजन इज कि जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है पिस्टल पे इंटरेक्ट करने के बाद, स्टिग्मा के साथ इंटरेक्शन करने के बाद, तो इन्हीं जर्म पोर में से ही पोलन ट्यूब जो है उसका इलोंगेशन होता है। जो पोलन ट्यूब है यहाँ पे वो पोलन ट्यूब यहीं से आगे जर्मिनेट होना शुरू होती है, इसीलिए यहाँ पर ये गैप है ताकि वो इजीली जब जर्मिनेशन स्टार्ट होगा पोलन ग्रेन का, देन द ट्यूब सेल, द वेजिटेटिव सेल that will be elongated from the germ pore. So this is the function of a germ pore, from where the pollen tube will come out of the pollen grain structure, right? चलिए, now this intine layer, it is the thin layer which is made up of cellulose and pectin, right? Now here are the nucleus and this is the cytoplasm. अब cytoplasm में क्या होता है पोलन ग्रेन के? पोलन ग्रेन का जो cytoplasm है, it is consisting mainly starch, some carbohydrate, some fats and some proteins. So these all the food material is reserved in the cytoplasm. Okay, चलिए अब ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पे, इट इज जो स्ट्रक्चर है ये जो एंथर मैच्योरेशन है तब तक ये स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन की इस तरह से रहती है। नाउ अब जैसे जैसे एंथर मैच्योर करेगा तो एंथर की जो लेयर्स हैं, जो एपिडर्मिस है, एंडोथेशियल है, मिडल लेयर्स है, नाउ जो एंडोथेशियम की जो लेयर है वहां पर जो फाइब्रस जो थिक लेयर है, नाउ इट विल स्टार्ट कंस्ट्रिक्टिंग। जैसे जैसे मॉइस्चर का लेवल कम होता जाएगा एंथर से, नाउ इट इज गोइंग टू बी इन ड्राई स्टेज। तो जो एंथर की जो लोब है, लेट मी टेल यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम।
सो एंथर लोब में पहले यहाँ पे इस टाइप से 4 थीका सेल्स होती हैं, बट जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है, सो दीज थीका cells now they are not separated, now they will be joined, and finally in case of a mature anther it will be a dithecus. It will be a dithecus. Only one theca will be present in one lobe of the anther, and second one in the second lobe of the anther. So we can say that mature anther is dithecus. So this is important point here. Mature anther is dithecus, right? अब जैसे जैसे ये लेयर्स हैं इसके बाहर की, अगर आपको ध्यान हो कि जो इसकी जो आउटर लेयर है माइक्रोस्पोरेंजियम की, ये आउटर लेयर हेल्प, इसका जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन का, पोलन ग्रेन का प्रोटेक्शन का, एंड सेकंड इट हेल्प्स इन द डेहिसेंस प्रोसेस. तो जैसे जैसे अब एंथर मैच्योरिटी की स्टेज की तरफ जाएगा, नाउ द मॉइस्चर इज बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड दीज लेयर्स नाउ दे विल बी कंस्ट्रिक्टेड, एंड here there will be a release of the pollen grain from the line of dehiscence or stomium. Okay, so in this way these pollen grains are being dehisced from the mature anther. अब यहाँ से pollen grain जो है now they will be released, right? चलिए, तो अब ये जो पोलन ग्रेन है, नाउ दिस पोलन ग्रेन इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेंजिंग इट्स स्ट्रक्चर. अब वो स्ट्रक्चर इसकी कैसे चेंज होगी? सो जैसे जैसे पोलन ग्रेन का जो न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन अपना इसमें लेता जाता है, तो यहाँ पे कुछ वैक्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर कुछ वैक्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं, एंड नाउ दिस पोलन ग्रेन इज लाइक दिस. जैसे जैसे न्यूट्रिशन ये लेता जाएगा पोलन ग्रेन, अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस है इसका, नाउ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द वैक्यूल्स, दिस इज द वैक्यूल, सो दिस वैक्यूल साइज इज बीइंग इंक्रीज्ड, और अब ये जो वैक्यूल है नाउ इट विल स्टार्ट पुशिंग द न्यूक्लियस. अब ये इस न्यूक्लियस को पुश करना शुरू कर देगा टुवर्ड्स द वॉल. ओके, सो हियर विल बी द न्यूक्लियस, हियर विल बी द न्यूक्लियस. अब इसके बाद क्या होगा? अब जैसे जैसे वैक्यूल का साइज बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस का यहाँ पे जो साइज है, न्यूक्लियस का जो फॉर्मेशन है, नाउ इट इज बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स द वॉल. सो इन द नेक्स्ट स्टेप नाउ अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस जो डिवीजन है अब होना स्टार्ट हो जाएगा. सो हेयर नाउ द न्यूक्लियर डिवीजन इज बीइंग गोइंग ऑन, and here will be formation of two cells, and one of them is a big cell. So this one is the bigger cell which has a irregular nucleus. So this bigger cell is known as vegetative cell or tube cell, right? And this smaller one, this is the generative cell. This is the generative cell. अब जो भी food reserved है, that food is present in the vegetative cell or tube cell, and this generative cell is again having a covering which will separate it from the pollen grain. So this generative cell, it has a covering of callose. That covering is made up of callose. Okay, so remember, अब pollen grain का यहाँ पे size क्या है? Pollen grain जो है, it has a size of around 25 to 50 micrometer. 25 to 50 micrometer.
और जो पोलन ग्रेन है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में, मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, उनके केस में जो पोलन ग्रेन है नाउ इस स्टेज में जिसमें कि ये 2 सेल हैं यहाँ पे, सो मोस्ट ऑफ द यू कैन से 60% जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें पोलन ग्रेन जो है वो इस स्टेज में उसकी शेडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, राइट, वो रिलीज होना शुरू हो जाता है. सो दिस स्टेज विच इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 cells, वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल, it is called as 2-celled stage. And the pollen grain, it will dehisce in most of the, you can say 60% of the dicots. 60% of the flowering plant, उनमें भी जो dicots हैं, dicot plants में 2-celled stage पे ही pollen grain का शेडिंग होना स्टार्ट हो जाता है. And remember 40% में फिर क्या होता है? In those 40% of the plants, in that case this generative cell, now it will be converted into 2 male gametes. तो ये जो जनरेटिव सेल है ये 2 मेल गैमेट यहाँ पे बना देगी बाय द सेल डिवीजन, प्लस वन इज द वेजिटेटिव सेल. सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पर जो 2 सेल ये है जो कि जिसमें कि गैमेट्स है, जो कि गैमेटिक सेल है, प्लस 1 इज द वेजिटेटिव सेल. सो इन द रिमेनिंग 40% ऑफ द प्लांट्स the pollen grain is released at 3-celled stage before the pollen pistil interaction. Okay, but remaining 60% जो plants हैं उनमें जो पोलन ग्रेन की जो शेडिंग होती है, जो उसका रिलीज होता है वो इसी स्टेज में हो जाता है. और जब पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होती है उस केस में फिर वहां पर जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होना शुरू होता है वहां से फिर ट्यूब सेल का फॉर्मेशन होता है, पोलन ट्यूब बनती है, एंड देयर बाय the gamete, the male gamete, 2 male gametes will be released from the generative cell. So वहां पर वो जो gametes है वहां पर बनते हैं. बट कुछ एक केसेस में जो रिमेनिंग जो प्लांट्स है उनमें ये मेल गैमेट्स में जो कन्वर्जन है जनरेटिव सेल का वो पहले ही हो जाता है, जो कि उसकी 3-celled स्टेज कहलाती है, राइट. चलिए तो अब बात करते हैं कुछ और टर्म्स की विच इज रिलेटेड विद द पोलन ग्रेन. कि जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन भी अगर हम विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स की बात करते हैं तो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स में पोलन ग्रेन का रिलीज बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है क्योंकि उनमें वेस्टेज बहुत होती है. जो विंड है विच इज़ नॉन डायरेक्शनल एंड दिस विंड विल कॉज अ हाई वेस्टेज ऑफ द पोलन ग्रेन्स, जिनमें से कुछ एक पोलन ग्रेन्स ही अपनी जो डिजायर्ड पिस्टिल है उस फ्लावर के साथ में इंटरेक्ट कर पाती है. सो दैट वी कॉल एज पोलन एलर्जी. की जो रिलीज जो पोलन ग्रेन है विच आर रिलीज इन अ ह्यूज अमाउंट, दे विल कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन द सेंसिटिव पीपल. दैट वी कॉल एज पोलन एलर्जी. सो स्पेशली इन केस ऑफ एनीमोफिलस प्लांट, एनीमोफिलस प्लांट्स, पोलिनेटेड प्लांट्स, जैसे कि मेज का एग्जांपल ले सकते हैं, ग्रासेस का हम एग्जांपल ले सकते हैं. सो दीज आर द विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स. उनके केस में जो पोलन ग्रेन का जो रिलीज है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है. एंड दिस इंक्रीज्ड रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन्स दे विल कॉज इरिटेशन इन द respiratory system. So they will hypersensitize the respiratory system, which will lead to allergic rhinitis, bronchitis and asthma like conditions. So ऐसे सेंसिटिव पीपल, ऐसे एलर्जिक जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है ये सिचुएशन, जिसमें कि पोलन ग्रेन जो है दे विल हाइपर सेंसिटाइज देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड दे विल कॉज एलर्जिक रिनिटिस, ब्रोंकाइटिस एंड द अस्थमा. एलर्जिक रिनिटिस क्या है? डू यू नो अबाउट इट?
एलर्जिक रिनिटिस इज दैट प्रॉब्लम जिसमें कि मॉर्निंग में जो वाटरी आईज रहती हैं या इंक्रीज स्नीजिंग होती है, दैट डिसऑर्डर वी कॉल एज एलर्जिक रिनिटिस. ओके, वाटरी आईज एंड द increased sneezing in the sensitive people. Okay, bronchitis is the inflammation of bronchi, and asthma again it can be due to allergy. So here there will be a problem in the breathing, asthma. Okay, so ये प्रॉब्लम्स हो सकती है पोलन ग्रेन की एलर्जी की वजह से. नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम जब हमने ये पोलन ग्रेन एलर्जी को जब डिस्कवर किया था, दैट यस इट कैन इंड्यूस द प्रॉब्लम इन रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो इट वाज फाउंड इन अ प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम विच इज पार्थेनियम. सो फॉर द फर्स्ट टाइम it was discovered in the plant Parthenium, or we call it as carrot grass, which was an imported wheat in India, and thereby it was found that it can cause the pollen allergy. Later on बहुत अलग अलग प्लांट्स में भी इसको डिस्कवर किया कि चीनोपोडियम है, अमोर्फोफेलस हैं, ये भी ऐसे प्लांट है जो कि पोलन एलर्जी कॉज कर सकते हैं. सो दीज आर द सम अदर एग्जांपल, चीनोपोडियम प्लांट. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द पोलन वायबिलिटी. पोलन वायबिलिटी क्या है? जब पोलन ग्रेन रिलीज होता है प्लांट से, तो ये पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद कितने टाइम तक इसके अंदर वो कैपेसिटी है टू जर्मिनेट. ठीक है, सो इट इज द टाइम पीरियड फॉर विच द पोलन ग्रेन रिटेन्स इट्स एबिलिटी टू जर्मिनेट, दैट इज कॉल्ड एज पोलन वायबिलिटी. सो टाइम पीरियड आफ्टर release of pollen grain to be capable of germinating, that we call as pollen viability. Okay, so ये जो pollen viability है, again अलग अलग प्लांट स्पीशीज के अकॉर्डिंग जो पोलन वायबिलिटी है वो भी वेरी करती है. जैसे हम वीट का एग्जांपल लेते हैं, राइस का एग्जांपल लेते हैं, तो विद इन अ वेरी फ्यू टाइम, बहुत ही कम टाइम में ये पोलन वायबिलिटी जो है वो उसकी खत्म हो जाती है. ठीक है, और अगर हम कुछ ऐसे प्लांट का हम एग्जांपल लें तो उनमें ये पोलन जो वायबिलिटी है इट कैन रिटेन फॉर सेवरल मंथ्स एज वेल. ओके, सो वीट के केस में, राइस के केस में जो पोलन वायबिलिटी है वो बहुत ही शॉर्ट रहती है. ठीक है, फॉर अराउंड 30 मिनट्स. राइट, तो अब जो पोलन ग्रेन है, जैसे कि अभी हमने स्ट्रक्चर इसकी डिस्कस की थी कि पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर, इसमें जो वेजिटेटिव सेल है, उस वेजिटेटिव सेल में फूड स्टोर होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं. राइट, दैट मीन्स कि जो पोलन ग्रेन है इट इज वेरी न्यूट्रिशियस. सो हम इस पोलन ग्रेन को कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स में हमने इसको यूज़ किया है जो कि यूज़ होता है इन केस ऑफ सिरप्स, इन केस ऑफ कॉस्मेटिक्स, इन केस ऑफ यू कैन से कि जो स्टैमिना इंक्रीज करती हैं, इस टाइप के सिरप में इनको यूज़ किया जाता है. तो इनकी कुछ प्रेपरेशंस बनाई जाती हैं पोलन ग्रेन की हेल्प से, जिसमें कि आपकी पोलन टैबलेट्स आती हैं, बी पोलन टैबलेट्स, and these are used to increase stamina of athletes. In case of race horses, in case of cosmetics we can also use it. Okay, so ये कुछ एक preparations बनाई जाती हैं इन पोलन ग्रेन की हेल्प से. राइट, नाउ अब जो पोलन ग्रेन है, एज आई टोल्ड यू कि जो पोलन ग्रेन है इसकी जो आउटर स्ट्रक्चर है दैट इज एक्साइन एंड इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन. राइट, एंड स्पोरोपोलिनिन इज द मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस which cannot be degraded by any enzyme, any acid, any alkali. That means we can store this pollen grain, we can use it as microfossils. Right, so we can use it as, or microfossils are preserved of pollen grains. Right, so we can store these pollen grains. जैसे कि जो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं जिनमें कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने हैं कुछ क्रॉप्स में, उनमें हम इन पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रख सकते हैं पोलन बैंक्स में.
जहां पर हम इन्हें स्टोर करते हैं उन्हें हम कहते हैं पोलन बैंक्स। सो इन पोलन बैंक्स में हम इन्हें लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन एट a temperature of -196 degree Celsius. We can store these in pollen banks. Okay, so जहां पर ये स्टोरेज होता है उसको हम कहते हैं पोलन बैंक्स, एंड with the help of liquid nitrogen and the temperature will be 196 degree Celsius. Okay, so आज हमने जो डिस्कस किया है, let us just take a quick रिव्यू ऑफ दैट। आज हमने डिस्कस किया है कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है वो क्या है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, और ये जो फॉर्मेशन है ये कैसे होगा माइक्रोस्पोर का, इट विल बी with the help of a meiotic cell division. Okay, the pollen tetrad will be formed and यहाँ पर जो लेयर होगी that will be of callose wall, right? Now अब जो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इट कैन जनरेट 4 पोलन ग्रेन्स, राइट, इन केस ऑफ अ बाइलोब्ड एंथर। बट इन सम ऑफ द केसेस ऐसा भी होता है कि जो सभी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं वो ये जो चारों जो न्यूक्लियाई होंगे इनमें पोलन टेट्राड में, वो सभी फंक्शनल नहीं होते हैं, वो सभी फंक्शनल नहीं होते। दे कैन नॉट प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन फ्रॉम दीज माइक्रोस्पोर्स। तो अब कुछ एक्सेप्शन है इसके, जैसे कि साइप्रेसी फैमिली है। इन केस ऑफ साइप्रेसी फैमिली ऑल द 4 माइक्रोस्पोर्स आर नॉट फंक्शनल, ओनली 1 is functional, so that is an exception, only 1 is functional। और कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिसमें कि इन 4 से ज्यादा भी फंक्शनल हो सकते हैं, राइट, उसको हम कहते हैं पोलीस्पोरी, उसे हम कहते हैं पोलीस्पोरी, जिसमें 4 से ज्यादा पोलन सैक्स और पोलन ग्रेन्स जो है वहां पे फंक्शनल हो सकते हैं, राइट। तो ये कुछ एक्सेप्शन है इसके, बट जनरली इन केस ऑफ बाइलोब्ड एंथर वहां पर 4 फंक्शनल माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे, जो कि आगे पोलन ग्रेन्स का जो जर्मिनेशन होगा उनसे जैसे जैसे उनकी शेडिंग होगी, राइट। सो उसके बाद हमने पोलर एलर्जी के बारे में डिस्कस किया कि स्पेशली जो एनिमोफिलस प्लांट है, जो कि विंड पॉलिनेटेड प्लांट है, उनके केस में सबसे ज़्यादा पोलन एलर्जी होने के चांसेस होते हैं, जिससे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसमें एलर्जिक रेनिटिस है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, राइट। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक्साइन और इंटाइन लेयर है। एक्साइन लेयर इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन एंड इंटाइन वन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। ओके, सो पोलन वायबिलिटी ये वो टाइम पीरियड है जिसमें कि जब पोलन ग्रेन रिलीज होता है, उस रिलीज से लेकर और जब तक वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो सकता है, ये जो टाइम पीरियड है इसको हम कहते हैं पोलन वायबिलिटी, इन विच इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग रिप्रोडक्शन प्रोसेस, राइट। तो उसके लिए पोलन जर्मिनेट होना पहले जरूरी है, राइट। सो प्रेपरेशंस इसकी क्या आती हैं, पोलन टैबलेट्स आती हैं, सिरप्स आते हैं। इनका काम क्या है, क्यों इनको बनाया गया है, क्योंकि ये स्टैमिना इंक्रीज करती हैं, ये रेस हॉर्सेस को दी जाती हैं उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, कॉस्मेटिक्स में यूज होती हैं। सो दीज आर द यूजेस एंड द स्टोरेज इज डन एट -196 डिग्री सेल्सियस in liquid nitrogen. Okay, so this was all about the male part. You can say कि जो male gametophyte है, इस male gametophyte का जो पूरा जो structure है, now this is over. So in the next video we'll discuss about the female part, female gametophyte. Okay, thank you.